बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 1 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के बारे में आप सभी छात्रों को पुनः बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो आने वाली इस परीक्षाएं खास करके बिहार में आयोजित होगी, ऐसी परीक्षाओं में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस श्रृंखला में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो पहली बार हमसे जुड़े हैं तो यहाँ से रेगुलर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिवान जिले के प्रज्वल पांडे को अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। एक जानकारी मैंने आपको ये भी दिया था कि बिहार में 9 प्रमंडल है, उनमें से सारण भी एक प्रमंडल है और सारण प्रमंडल के अंतर्गत जो जिलों की संख्या ये 3 है, सारण, सिवान और गोपालगंज। आई थिंक ये सारी बातें आपको याद होगी। कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न आपसे पूछा था आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि वर्तमान समय में एक ऑफर भी चल रहा है। ऑफर की बात करें तो ऑफर आज मध्य रात्रि 12 बजे तक वैध है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी वीडियो के अंत में दिया जाएगा। पहले यहाँ पर हम प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। जिस भी प्रश्न को मैं स्टार मार्क दे रहा हूं आप उसे स्पेशल ट्रीट करेंगे, अच्छी तरह से उसे याद रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार से 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब इस 5 खिलाड़ियों में आपको कुछ कंडीशन यहाँ पे याद रखना है। कुछ यहाँ पर कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है, पुरुष और महिला वर्ग में। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि 5 व 6 नवंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में महिला पुरुष एशियन रग्बी चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित होनी है और इसको लेकर के ही भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन के अनुसार भारत की महिला टीम में 3 जबकि पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। बिहार से जो 5 खिलाड़ी का चयन हुआ है इनमें से महिला टीम में हम बात करें 3 जबकि पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी का चयन हुआ है। अब यहाँ पर इनके नाम को भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से इस तरह के भी प्रश्न बने। तो बात करें भारत की महिला टीम में बिहार की आरती कुमारी, सपना कुमारी और धर्मशिला कुमारी का चयन हुआ है, यानी कि महिला वर्ग में। वहीं पे पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष टीम में हर्ष कुमार व विद्यानंद का चयन हुआ है। तो इस तरह से चीजों को यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। इस तरह के फैक्ट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। नेक्स्ट होगा हमारा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार। ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित जो विस्तृत जानकारी है, ऐसे में हमारा पहला पॉइंट होगा कि बिहार के विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में बिहार सरकार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है और इसी योजना के तहत कुछ और भी पॉइंट की हम बात करें तो योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार हर माह यानी कि प्रत्येक महीने 300 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो योजना का मुख्य उद्देश्य पति की मौत के बाद परिवार चलाने में आने वाली समस्या, जो आर्थिक समस्या होती है, उसे दूर करना ही इसका एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की तो बिहार सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला पॉइंट होगा कि इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं ले सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आय 60,000 से कम होनी चाहिए। इसमें कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ही यहाँ पर इसका लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा ये योजना संबंधित है बिहार से। नेक्स्ट होगा यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 31 अक्टूबर 2022 को सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप का उद्घाटन किया गया, किस स्थान पर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। आप यहाँ पर इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इसकी कंप्लीट जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया।
तो यहाँ से याद रखना है कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ। तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ है। ऐसे में कई सारे फैक्ट और भी है कि यह 8 दिवसीय प्रतियोगिता है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है 31 अक्टूबर 2022 को। हमारा अगला पॉइंट है कि लखनऊ में स्थित इस अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को पहले इकाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। कई जगहों पर जिक्र जो किया जाता है इकाना स्टेडियम भी लिखा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इकाना स्टेडियम या फिर अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये दोनों एक ही है। पहले इसका नाम था इकाना स्टेडियम। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोविड संक्रमण के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। तो पहला इनहेलेबल वैक्सीन जो लॉन्च किया गया अभी हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दें कि कोरोना के खिलाफ पहली इनहेलेबल वैक्सीन चीन ने हाल ही में लॉन्च किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि कोरोना वैक्सीन की बात करें, कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए जो पहली वैक्सीन आई थी ये रूस के द्वारा तैयार किया गया था। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि विशेषज्ञों के अनुसार चीन के वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैला था। ये सारी जानकारी से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। हम अगले पॉइंट की बात करें बिहार के दृष्टिकोण से कि बिहार में कोरोना टीकाकरण की अभियान कब शुरू हुई थी। तो वर्ष 2021 में बिहार में 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2021 को पहली बार कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया था। हम यहाँ पे अगले पॉइंट में बात करें तो कोरोना का पहला टीका जो बना था ये रूस द्वारा इसे निर्मित किया गया था। इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगला होगा हमारा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निप्पोन गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, बताएं कि वे क्या थे। निप्पोन गोस्वामी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। हम बात करें यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे एक अभिनेता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में निप्पोन गोस्वामी का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध असमिया फिल्म अभिनेता थे, यानी कि असम फिल्म इंडस्ट्री से वे संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। नाम याद रखिएगा, नाम है निप्पोन गोस्वामी। इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न भी एग्जाम में कई बार हमने देखा है कि पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्न को भी आप लोग नोट करेंगे। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि उन्होंने 1957 में एक बाल कलाकार के रूप में असमिया सिनेमा में अपनी करियर की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट है कि संग्राम निप्पोन गोस्वामी की पहली असमिया फिल्म थी। संग्राम जो फिल्म थी ये निप्पोन गोस्वामी की पहली असमिया फिल्म थी। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में मिया म्यूजियम का उद्घाटन 23 अक्टूबर 2022 को किया गया था, जो काफी ज्यादा खबरों में है। यह असम से है, यानी कि असम में ही स्थित है, यह असम से ही संबंधित है। हमने यहाँ पर असमिया फिल्म संग्राम का चर्चा किया। ऐसे में भोजपुरी मूवी एक है, उनका भी नाम संग्राम है। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कुत्तों के काटने का जो मामला था वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर भारत में बढ़ रही, इस वजह से हरियाणा सरकार द्वारा ये पहल किया गया है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो नए कानून के मुताबिक अब हरियाणा के लोग एक घर में एक ही कुत्ता पाल सकेंगे और इसके लिए भी उन्हें सरकार से परमिशन अर्थात लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ये सारी बातें नए कानून के मुताबिक निकल कर सामने आई है। हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें तो इसके साथ ही कुत्ते को बाहर घुमाने या फिर बाहर ले जाने पर मुखौटा पहनाना अनिवार्य होगा, जिससे कि वह किसी व्यक्ति को काट ना सके। ये भी इस कानून के तहत निकल कर सामने आई है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट में बिहार के दृष्टिकोण से हम बात करें तो हाल ही में बिहार सरकार ने मंदिरों और मठों का पंजीकरण करना अनिवार्य किया था। कुछ समय पहले हमने आपको इसकी जानकारी दिया था, ये भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा सातवां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी इस यहाँ पर पुस्तक के लेखक होंगे। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी। इस प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से बात करें तो ऐसे में आपको ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर के जो लेखक ये हरदीप सिंह पुरी है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त एक और भी पुस्तक लिखा गया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो नोट कीजिएगा, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह की जीवन पर लिखित पुस्तक का नाम रिंग साइड विद विजेंदर है। और इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक रुद्रनील सेनगुप्ता है।
और विजेंदर सिंह की बात करें तो विजेंदर सिंह दोहा में 2006 एशियाई खेलों और 2008 बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। और वहीं पे हम एक और फैक्ट की बात करें तो साथ ही 2019 नहीं बल्कि 2009 में भी उन्होंने वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इनके जीवन पर आधारित जो पुस्तक लिखा गया है, इनके लेखक हैं रुद्रनील सेनगुप्ता। इस पुस्तक का नाम है रिंग साइड विथ विजेंदर। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये अमेरिका का एक हवाई अड्डा है जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हाल ही में बना है। तो ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका स्थित हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना। एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, हालांकि इसकी जानकारी हमने कल भी आपको दिया था। इसी चीज़ को यहाँ पर आगे लिखा गया कि जबकि यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म ओएजी की इस रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। पिछला रिपोर्ट जो 2019 में आया था, इससे हम इसकी तुलना करें तो वहां पर ये 14वें स्थान पर था। ये 14वें स्थान से सुधार होकर 10वें स्थान पर पहुंचा है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका की, तो आपको याद होगा अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था हाल ही में अमेरिका में किया गया था, जहाँ पर अमेरिका में ही कह सकते हैं नीरज चोपड़ा जो कि जख्मी हो गए थे, जिस वजह से इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि 22वां संस्करण था जो कि बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, वहां पर वो भाग नहीं ले सके थे। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने लिख दिया है। जबकि राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन हुआ था ये बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ था। ये इसका यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण था। ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। अगला 9वां प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को हाल ही में किस ग्रह पर खोज के लिए लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अभी हाल ही में ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है शनि ग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से भी इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। आपको जानकारी दें कि नासा द्वारा ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को शनि ग्रह पर खोज के लिए लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अब नासा के बारे में कुछ और भी फैक्ट के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है कि कुछ समय पहले नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। चंद्रमा के लिए ये लॉन्च किया गया था कैपस्टोन। अगला पार्ट है कि निसार, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो का संयुक्त मिशन है, जो कि निसार एक पृथ्वी निगरानी मिशन है। और निसार के बारे में इसका जो पूरा नाम होता है ये जानकारी हमने आपको दिया था। निसार में एन का अर्थ होता है नासा, आई का अर्थ होता है इसरो, एस का अर्थ होता है सिंथेटिक, ए का अर्थ होता है अपर्चर और आर का अर्थ होता है रडार। इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। हम बात करें यहाँ पर नासा की, तो नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अर्थात इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 में हुआ था। अगला 10वां प्रश्न है कि इस वर्ष 2022 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना का इस वर्ष 102 वर्ष पूरा हुआ। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखना आपको, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र के ओखला में यमुना के किनारे स्थित भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसे ब्रिटिश शासन के दौरान 29 अक्टूबर 1920 को स्थापित किया गया था। ऐसे में अभी हाल ही में इसका 102वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यहाँ पर इनसे संबंधित एक पॉइंट है कि इसे 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया था। और इस विश्वविद्यालय के डिजाइन की बात करें तो दिल्ली के सर सरवर जंग द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। तो ये सारी संबंधित बातें हैं जो कि यहाँ से जामिया मिलिया इस्लामिया से संबंधित याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो कृषि क्रेडिट पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में एक प्रश्न के बारे में हमने आपको कुछ समय पहले जानकारी दिया था कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में संविदा आधारित नौकरी को समाप्त करने की घोषणा की है। ये सारी बातें आपको याद होगा। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ड्रिंक ब्रांड भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? आप यहाँ पर तस्वीर देख के आप समझ चुके होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्प्राइट।
अब स्प्राइट को लेकर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे हालांकि, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा स्प्राइट के बारे में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, स्प्राइट अमेरिकी कंपनी कोका कोला द्वारा बनाया गया एक पेय पदार्थ है। इसका जो पेरेंट कंपनी है ये है कोको कोला, यानी कोका कोला, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो आई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर जो ड्रिंक ब्रांड है स्प्राइट, ये भारत में $1 अरब का ब्रांड बना। यहाँ पर इस कैटेगरी को ध्यान रखिएगा, ड्रिंक ब्रांड की बात किया जा रहा है। तो ये सारे संबंधित फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करें इस ऑफर की, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री परिषद बैठक की सह अध्यक्षता की है। बताएं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हम बात करें आज के इस वीडियो में ऑफर की, तो ऑफर का अंतिम दिन है 1 नवंबर 2022, यानी कि आज मध्य रात्रि तक ये ऑफर आपके लिए वैध है। आप चाहें तो यहाँ पर इस अवधि के दौरान इसे ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस ऑफर में अब तक का सबसे बड़ा एक प्रकार से छूट आपको दिया जा रहा है करंट अफेयर्स वाले कोर्स में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये ऑफर केवल 500 छात्रों के लिए उपलब्ध है। आप इस ऑफर को ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी मात्र 100 रुपये में आप यहाँ पर इसे ज्वाइन करके कर सकते हैं। और इसके अलावा 68वीं वाले कोर्स में जो ऑफर आया है, डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। एप्लीकेशन पे विजिट करके भी वहाँ पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।